जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबको एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 14 फरवरी को बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी छात्रों को पता होगा पहला दिन आप सभी छात्रों का मैथ का पेपर होने वाला है जी। और मैथ में आपको कितने प्रश्न दिए जाएंगे जी? 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे जी, जिसमें से आपको मात्र 50 का हल करना है। तो मैं आपको 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देता हूँ, केवल आपको जाकर एग्जाम में छापना होगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न की बात है तो यदि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए आंसर सहित पीडीएफ में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सभी छात्र सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आपको यहाँ पर पेपर पर जानकारी दी जाती है टोटल जानकारी को आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये खंड अ है, खंड अ मुझको मिला है। आप लोग को कोई भी सेट मिल सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है 100 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, और मात्र आपको 50 का हल करना है। मैं 50 का आंसर क्यों मिलवाता हूँ, केवल आपको जाकर एग्जाम में छापना है। तो चलिए बिना समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर सभी छात्र ज्वाइन हो जाइएगा। अब देखिए तो प्रश्न क्या कहता है जी। प्रश्न कहता है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 बी बराबर 4 आर का मान 1 दिया है तो क्यू का मान निकालना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो आपको केवल मान बैठा देना है। तो आपको मान बैठा देना है तो क्यू का मान निकल जाएगा। यदि आप मान बैठाएंगे तो क्यू का मान 9 आएगा। याद रखिएगा, पहला ही चैप्टर से पहला ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला ही क्वेश्चन में दे दिया, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा जी। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न 126 के ना 156 का जो अभाज्य गुणनफल होगा ना उसमें 2 का घात कितना होगा? तो 2 का घात 2 होगा। आप लोग इसका आंसर, आप लोग सॉल्यूशन है ना, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया हूँ, सभी प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा जी। अब देखिए, अब प्रश्न कर रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो आप सभी छात्रों को पता होगा यह अपरिमेय है, क्यों कटेगा तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर राइट डी होगा, आप सबको पता होगा इसका आंसर। देखिए अब प्रश्न 4 नंबर क्या है, 4 नंबर प्रश्न कहता है 0.105 का पी बटे क्यू के रूप में, यानी p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा तो दशमलव शांत होगा, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेगा जी। अब फाइनल 5 नंबर प्रश्न संख्या परिमेय है तो परिमेय ऑप्शन नंबर बी होगा जी, याद रखेगा। अब बी कैसे होगा, क्योंकि 10 प्लस √100 का वर्गमूल 10 होता है तो 20 होगा, और 20 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी, दशमलव प्लस शांत, तो आपको पता होगा 15/16 होगा, क्योंकि यह 2 के पावर n 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है। तो ये क्या होगा जी, ये 100% शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा। अब 7 नंबर प्रश्न कहता है दो धन पूर्णांक ए और बी का मौसव, तो मौसव गुणे लसव बाटा ए भी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर 100% ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा जी। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कहता है सअभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 100% याद रखिएगा। आपका प्रश्न कहता है योग संख्या, तो योग संख्या 21 होता है, याद रखिएगा जी। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 100% बी मिलेगा। अब देखिए अभाज्य संख्या 31 होगा जी, याद रखिएगा क्या होगा जी? 31 होगा अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। अब देखिए इतना आसान प्रश्न पूछा है ना, आप चाहे ना 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिएगा जिसमें से आप 90 प्लस बना सकते हैं जी, 90 प्लस आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो केवल आपको 50 एग्जाम में बनाना है जी, 50 बनाना है। मैं आपको 50 से मिलवाऊंगा, ज़्यादा नहीं मिलवाऊंगा, केवल आपको 50 बनाना है। तो देखिए दो संख्याओं का मसव इतना दिया है, लसव इतना दिया है, तो 54 दिया है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो क्या होता है लसव गुणे मसव बटा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, नहीं बराबर होता है लसव गुणे मसव बटा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न कहता है इसका मौसम, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ए मिलेगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक क्या होता है जी? 6q+1 हो गया, 6q+3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यह सब विषम पूर्णांक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? सी मिलेगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है जी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, याद रखिएगा। और वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और नहीं वास्तविक संख्या, हाँ 2 प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए अब ये तो परिमेय संख्या है 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा। यदि पाई दिया रहता तो हम अपरिमेय संख्या पर टिक लगाते, याद रखिएगा। अब देखिए अब फाइनल प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। बहुपद का है तो 2, त्रिघात का है तो 3, त्रिघात चौघात नहीं आता है, याद रखिएगा। रैखिक का है तो 1, द्विघात का है तो 2, त्रिघात का है तो 3, केवल यही 3 आता है, याद रखिएगा। अब देखिए कौन बहुपद नहीं है, तो आपको पता ही होगा बाटा में है, तो यह बहुपद 100% नहीं होगा जी। अब देखिए
अब प्रश्न देखिए, यहाँ पर पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स। तो पी एक्स का मान क्या दिया 107, सात यहाँ पर रख देते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ पर जी एक्स का 3 दिया है तो जी एक्स का 3 रख देते हैं। और क्यू का यहाँ पर दिया ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पी एक्स क्यू एक्स इंटू जी एक्स बराबर पी एक्स का मान दे दिए तो यहाँ पर क्या निकालना है, पी एक्स बटा जी एक्स आपको निकालना है, पी एक्स बटा जी एक्स। तो पी एक्स का मान 7 है, जी एक्स का मान क्या है जी, पी एक्स का मान यहाँ पर क्या है, पी एक्स का मान 7 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी एक्स का मान 3 है तो 7/3 क्या होगा, 7/3 ऑप्शन में शायद नहीं दिया है, कहीं मिस्टेक ऑप्शन शायद कट गया होगा, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखिए, जी एक्स का मान तो 3 दिया है और पी एक्स का घात बताना है इसका। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न लगता है कट गया, हम ध्यान नहीं दिए, वहाँ पर थोड़ा सा स्कैन करने प्रश्न घट गया होगा, क्योंकि आगे भी कुछ दिया होगा, प्रश्न घट गया। तो यह फाइनल प्रश्न छोड़ दीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम में आएगा ना पेपर, यहाँ पर प्रश्न कट गया है तो मैं 51 प्रश्न बताता हूँ, 51 प्रश्न, क्योंकि एक प्रश्न रॉन्ग हो गया है। चलिए यह फुल प्रश्न नहीं तो मैं इसका बताया था, पता नहीं आगे क्या दिया है। चलिए अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है। अब निचला प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद पी एक्स का 1 शून्य माइनस 2 है, तो पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनफल का तो 1 शून्य माइनस अल्फा दे दिया है -2, तो क्या होगा उसका गुणनखंड क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर 100% क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा, x+2 हो जाएगा 100% यहाँ पर। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है जी, प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कहता है यदि बहुपद x² - 4x+1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा दिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। तो c/a फटाफट क्या मिलेगा जी, ए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं 1 मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, क्योंकि सी का मान 1 है, 1/1 बराबर 1 ही ना होता है, याद रखिएगा। अब फाइनल 21वां प्रश्न क्या कहता है जी, 21वां प्रश्न दे 6x के पावर 3 माइनस 11x² माइनस 3x+2 क्या शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा, तो क्या होगा 1/3 होगा। 100% क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा 1/3 होगा, क्योंकि इसका मान d/a होता है, इसका मान तीनों का ना मान d/a होता है। तो d का मान क्या है 2/6, तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, याद रखिएगा। इसका मान केवल आपको याद रखना है d/a होता है। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है, यदि बहुपद x² - 3 इंटू यहाँ पर x² हो जाएगा -3x हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो x² - 3x - 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैं कर दिया होगा, आगे यहाँ पर जगह नहीं है तो आप लोग इसका मान निकाल लीजिएगा, आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका यहाँ तक मैं बना दिया, आप लोग इसका फैक्टर तोड़कर इसका मान निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका मान क्या आ रहा है। देखिए इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं तो वहाँ तक तो बना दिया। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है, यदि बहुपद x² + px - q का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो यह तो सबसे आसान प्रश्न है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर c/a बराबर 1, तो यहाँ पर क्या होगा सी का मान -q/1 होगा बराबर 1, तो क्या होगा q बराबर -1 हो गया। तो आसान प्रश्न है, सभी लोग बना लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा 100% ए मिलेगा। अब देखिए अब प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा, तो प्रश्न क्या कहता है द्विघात बहुपद में जिनके शून्यक -2 कॉमन 6 है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा x² + 4x बराबर 12। इसका आप फैक्टर चुनेंगे ना तो शून्य क्या निकलेगा -2 6 निकलेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अब प्रश्न कहता है रैखिक समीकरण होगा 2x + 3y + 2 बराबर 0, 6x बराबर 9y + 5 बराबर 0 का अब समझ जाइए कितना हल होगा, तो यहाँ देख लेते हैं कितना हल होगा। यहाँ पर 2/6 आ जाएगा बराबर 2/9 आ जाएगा -9, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, तो क्या होगा कोई हल नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, कोई हल नहीं होगा जी। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है जी, प्रश्न 26वां प्रश्न है के किस मान के लिए, ये इसका तो मान आप लोग के का मान आपको निकालना है, तो आपको अद्वितीय हल है। अद्वितीय में समझते हैं ना, यहाँ पर समीकरण एक समीकरण 2 रखकर आपको बनाना है, तो मैं यही बनाता हूँ। यहाँ पर के बाई यहाँ पर 3 लिख देना है, बराबर लिख देना है 2/y लिख देना है, द्वितीय मतलब ये आपको काट देना है। तो क्या होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और के का y का मान तो y नहीं लिखेंगे जी, यहाँ पर 1 लिखेंगे, y नहीं लिखते हैं, अंक दे तो y अंक थोड़ी ना लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। तो के बराबर के डज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, के डज नॉट इक्वल टू 6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न कहता है दो रैखिक समीकरण, देखिए दो रैखिक समीकरण के लेखचित्र यदि समान हो तो हल की संख्या होगी तो शून्य होगी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा ये मिलेगा। अब प्रश्न y - 4 बराबर 0 तो अलग कैसी होगी, तो एक शख्स के समांतर होगी। y - 4 बराबर 0 तो एक शख्स के समांतर शायद होगी। इसमें थोड़ा सा प्रश्न में सस्पिशन है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा।
देखिए अब प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है, प्रश्न 29वां प्रश्न कहता है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर 24 का हल होगा। तो आप लोग आसानी के साथ हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। अब प्रश्न 30वां प्रश्न कहता है कौन द्विघात समीकरण है। ये तो मैं आपको कई बार बताया हूँ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्योंकि यह त्रिघात में आ जाएगा। आप गुणा करेंगे तो यह त्रिघात में आ जाएगा, या तो एक्स कट के खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी ही होगा, याद रखेगा, क्योंकि यह तीनों तो होगा। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए के किन मान के लिए मूल समान है, मूल समान यानी बराबर है। तो आप लोग इसका आंसर आसानी के साथ बना सकते हैं जी। मूल समान ऑलरेडी दे दिया, मूल समान का मतलब बराबर आपको 0 रख देना है। तो आप लोग आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इसका तो ऐसा बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, यहाँ पर डी बराबर B² + 4AC पर आप बनाएंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 100% याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर +-4 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं हल इसका कर भी दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका हल भी कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, इसका भी मैं हल कर दिया हूँ ऑलरेडी। x - 6 x² = x × y का मान निकाला, तो मैं ऑलरेडी इसका हल कर चुका हूँ। हल करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, याद रखिएगा। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपको मूल बताना है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। यदि आपको समझ नहीं है तो इसका हल किया है, हल को देख लीजिएगा। अब देखिए अब प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है जी। प्रश्न कहता है x² + x + 5 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी जी। तो अवास्तविक होगी, ऑलरेडी अवास्तविक होगी, यानी जो माइनस में आता है वो अवास्तविक होता है, और जो प्लस आता है वास्तविक और असमान होता है, और जो 0 आता है वास्तविक और समान होता है। ऑप्शन नंबर तीनों में से क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। इतना आसान प्रश्न पूछा ना, 100 में आप 90 आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो आपको केवल 50 ही टिक लगाना है, ज़्यादा टिक लगाएंगे तो नंबर भी कट सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए समानता श्रेणी में नहीं है, यह तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी मैथ का सबसे आसान प्रश्न है ये, कौन समानता श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑलरेडी आपको पता होगा, याद रखिएगा जी। अब देखिए समानता श्रेणी का nवां पद 5 -3n दिया है, तो इसका सार्वधातुक क्या होगा। तो आपको सार्वधातुक निकालने के लिए पहले an बराबर आपको यहाँ पर n के जगह 1 रखिएगा, तब 2 रखिएगा, तब 3 रखिएगा, तब d का मान निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, -3 आएगा, याद रखिएगा। अब 36वां प्रश्न देखिए कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो यानी an का मान हमको क्या रखना है जी, 0 रखना है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, an का मान जब 0 लिखेंगे तो an का मान होता है an का मान होता है a + n - 1 × d बराबर 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 8वां पद, याद रखिएगा। अब देखिए अब 38वां प्रश्न कौन सा चौथा पद है। तो चौथा पद a + 3d होता है, तो ऑलरेडी आप a d का मान रखिए, ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा, 112, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है यदि 2/3 1, 2 का लगातार 3 श्रेणी के 3 क्रम पद है या 3 लगातार पद है, तो ये का मान क्या होगा। तो ये का मान आप लोग आसानी के साथ बना सकते हैं। यदि आपको समझ नहीं आया तो हल देख लीजिए। मैं इसका 2a बराबर क्या होगा, 2a बराबर यहाँ पर क्या होगा, 2/3 + 2 हो जाएगा। यहाँ से तो ऑलरेडी आप ए का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए, ए का मान क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, 4/3, याद रखिएगा। अब प्रश्न क्या कहता है जी, प्रश्न क्या कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ई और सार्वधातुक डी हो तो एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है जी, एन पदों का योग सबको पता होगा, n/2 2a + n - 1 × d होता है। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न देखिए क्या कहता है रैखिक समीकरण युग्म a1 x + b1y बराबर c, और यहाँ पर a12 + b2y बराबर c। तो अनगिनत हल होंगे, तो ऑप्शन नंबर सॉलिड अनगिनत है, तीनों बराबर होंगे। अनगिनत मतलब तीनों बराबर होंगे, और अद्वितीय मतलब पहला जैसे यह कटा हुआ है ऐसा होगा, और कोई हल नहीं तो ये होगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न देखिए, अब प्रश्न 42वां क्या कहता है, 42वां प्रश्न देखिए, यह तो बड़ा प्रश्न है, इसको कॉपी पर हल करना पड़ेगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। प्रश्न कहता है त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC क्रम AB एवं AC पर क्रम D एवं E बिंदु है। भुजा त्रिभुज ABC है, यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया है आपको, और भुजा ABAC पर क्रम DE बिंदु है। यहाँ पर देखिए AC हो गया, AB हो गया, AC पर क्या है DE क्रम बिंदु है, यहाँ पर DE लिख लीजिए, यहाँ पर DE बीच में हो जाएगा। और देखिए AD का मान ऑलरेडी दे दिया है, AD का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, और क्या मिलेगा यहाँ पर BD का है जी, BD यहाँ पर इसे इसके बीच में -4 1 से -4 हो जाएगा। और देखिए और AE का मान यहाँ पर है तो 8 दे दिया है, और इसी का मान देख दिया है 3x - 19 दे दिया है। तो आपको चारों का यहाँ पर जैसे कर देना, आपको पहले AD था तो AD बाटा कर देना है, और AD का बाटा क्या था
डीबी था बराबर एई का बाटा कर देना है, एई का बाटा ईसी कर देना है। तो आप लोग हल कीजिएगा तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ए आता है कि बी आता है कि सी आता है कि डी आता है, आप लोग देख लीजिएगा। अब प्रश्न है 43 नंबर भी सेम प्रश्न है, उसी प्रकार आपको बनाना है। दो त्रिभुजों ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रम 81 सेमी स्क्वायर दे दिया है और 49 सेमी स्क्वायर दे दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई भी आपको दे दिया है और साथ में ऊंचाई कितना दिया है जी, ऊंचाई आपको दिया है 4.5 ऊंचाई दिया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका कॉपी पहल कीजिएगा, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आता है। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न 44 में प्रश्न कहता है एक चतुर्भुज के विकर्ण कितना दिया जी, विकर्ण 6 सेमी दिया एवं 8 सेमी दे दिया है, विकर्ण 6 एवं 8 सेमी दे दिया है और प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। तो आप लोग इसका भी कॉपी पहल करेंगे जब, तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए अब दो त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर के परिगत क्रमशः 36 सेमी एवं 24 सेमी है। तो यदि पी क्यू का भी मान दे दिया है, पी क्यू का मान कितना दे, पी क्यू का मान 10 दे दिया है और आपको ए बी का मान निकालना है। तो इसका आंसर भी आप आसानी के साथ निकाल लीजिएगा। मेरे ख्याल से शायद 16 आना चाहिए, आप लोग इसका आंसर कॉपी पहल करके देख लीजिएगा। अब देखिए अब प्रश्न ये तो इसका है, तो आंसर कोई भी बता सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी 4√3 सेमी स्क्वायर दे दिया है, तो आपको इसकी परिमिति निकालना है। तो आप लोग परिमिति इसका निकाल लीजिएगा। अब देखिए अब 12 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति निकालना है। 12 सेमी त्रिज्या यहाँ पर आपको दे दिया है, यहाँ पर आपको त्रिज्या दे दिया है 12 सेमी और अर्धवृत्त की कुल परिमाप आपको निकालना है। आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। अब देखिए अब वृत्ताकार वलय में बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या आर एवं आर दिया है। तो वलय का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा, आप सबको पता वलय का क्षेत्रफल पाई होता है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आर दिया है, देखिए यहाँ पर आर दिया है, तो हम भी बड़ा आर यहाँ पर मान लीजिए पी दे देता और यहाँ पर देता, मान लीजिए यहाँ पर पी देता और यहाँ पर क्यू देता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, जो भी यहाँ पर देना उसी प्रकार हमको वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस प्रकार कोई पूछे कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग यही आंसर दीजिएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, याद रखिएगा। अब देखिए अब 49वां प्रश्न क्या कहता है, वृत्त पे केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी कितना है, 3 है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, आसान प्रश्न है, वृत्त का व्यास आपको डी निकालना है। तो आप लोग इसका आंसर आसानी के साथ निकाल सकते हैं जी। अब देखिए अब फाइनल 50वां प्रश्न क्या कहता है जी, 50वां प्रश्न क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। जब भी क्षेत्रफल का है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल का है तो आप इसका रूट कर दीजिएगा 9/4, तो 3:2 हो जाएगा। और जब भी यहाँ पर क्या कहे, यहाँ पर जब भी परिधि का है ना, देखिए क्षेत्रफल का है तो आप लोग के रूट कर देना है और जब भी यहाँ पर परिधि का है तो आपको स्क्वायर कर देना है। तो क्षेत्रफल का रूट करेंगे तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 100% ए मिलेगा, याद रखिएगा जी। चलिए जब हम आपको 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए, केवल आपको 14 फरवरी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एग्जाम में टिक लगाना है। यदि आप सब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्द से ये सभी छात्र सब्जेक्टिव प्रश्न भी डाउनलोड कर लीजिए।